मेरे पिताजी ने 72 में विद्याधर जैन के सामने निर्दलीय एमएलए का चुनाव लड़ा था। उस समय से हम लोग एंटी कांग्रेसी हैं। 1980 के बाद हम लोग लगातार भाजपा के साथ हैं और जो भी भाजपा का उम्मीदवार यहाँ से होता है उसका हम लोग सपोर्ट करते हैं। बाईतू बढ़ने का नाम केवल एक ढकोसला है, क्योंकि बाईतू में 5 साल में कुछ भी काम नहीं। आप अभी जिस सड़क से है वो स्टेट हाईवे 40 है, 40 नंबर है, इसकी सड़क आपने देखी होगी। सिंगल सड़क है, जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। पानी की समस्या बहुत भयंकर है। बिजली दिन में 50 बार आती है और जाती है। बिजली की समस्या भी ऐसी है। शिक्षा का सुधार नहीं किया, शिक्षा का भत्ता बैठा दिया, अभी और स्कूलें क्रमबद्ध कर दी। तो पहले से भी कमी थी और ज़्यादा कमी हो गई। एक समय था जब बाईतू मुख्य धारा में था और पूरे जिले की राजनीति बाईतू तय करता था, मगर अभी पिछले 5-7 साल से बाईतू की स्थिति बहुत खराब है। और पुलिस और नेताओं की मिलीभगत है, तो नेताओं के इशारे पे चलते हैं। नेता चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के इशारों पे चलते हैं। तो जो यहाँ के विधायक के नज़दीक है लोग, उन्हीं को ठेकेदार का काम बिल्कुल, जो लोग सत्तारूढ़ पार्टी के सपोर्टर हैं उनको ही केवल काम दिया जा रहा है। वो लोग काम करते हैं, अगर रेट में नहीं बैठता तो उस गाँव का काम अटका हुआ पड़े। तो क्या है कि मोबाइल फ़ोन दिया, उससे अच्छा था अगर सरकार को देना ही था तो अगर सिलाई मशीन देते तो हर घर के अंदर सिलाई मशीन होती, कम से कम वो परिवार अगर अपने खुद के कपड़े भी सिलता तो उनको बहुत अच्छा उसका फ़ायदा मिलता। आरएलपी के आने से जो है भाजपा थोड़ी जो फैसला था वो भाजपा के पक्ष में नहीं रहा। हमारी एंटी इनकमेंसी थी और कुछ हमारा बागी खड़े होने से हम लोग पिछड़ गए थे, मगर हमने हमारी कमियों को दूर किया। नमस्कार, मैं मनोज पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का डीसीएन के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में। और साथियों, आज इस कौन बनेगा विधायक की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं बाईतू विधानसभा में। और इस विधानसभा में आज के एपिसोड में हमारे मेहमान हैं भाजपा में दावेदारी कर रहे त्रिलोक जी चंद चौधरी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कौन बनेगा विधायक कार्यक्रम में और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। त्रिलोक जी, मैं चाहूँगा कि आप डीसीएन के दर्शकों को सबसे पहले अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में और कितने साल का आपको राजनीति का अनुभव है, ये थोड़ी जानकारी आप दीजिए। मैंने बीकॉम किया था फर्स्ट क्लास से, उसके बाद मैं 2 साल में लेखाकार रहा, उसके बाद मैं सहकारिता विभाग में इंस्पेक्टर बना मैं। तो उसमें मैंने पंचायती राज, सहकारिता और बैंकिंग में कार्य किया और मैं 2016 में रिटायर्ड हुआ हूँ। चूँकि हमारा काम पहले ही पंचायती राज और सहकारिता में था तो राजनीति में हम जुड़े हुए थे, मगर अप्रत्यक्ष रूप से थे। जब 2016 में मैं रिटायर्ड हो गया जून में, तो उसके बाद मैं राजनीति में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारा परिवार, चूँकि मेरे पिताजी ने 72 में विद्याधर जैन के सामने निर्दलीय एमएलए का चुनाव लड़ा था, उस समय से हम लोग एंटी कांग्रेसी हैं। और मेरे पिताजी 20 साल तक सरपंच रहे, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष रहे, कृषि मंडी बाड़मेर के प्रथम अध्यक्ष थे और बहुत सी सहकारी संस्थाओं में पहले सक्रिय रहे हैं। और 1980 में जब बीजेपी बन गई तो उसके बाद हम लगातार बीजेपी में और उसके लिए काम करते जा रहे हैं। आपने बताया कि आप अपने पिताजी के समय से एंटी कांग्रेसी है, क्यों, क्या आपको दिक्कत है कांग्रेस से? जब कांग्रेस बनी थी तो उसके लक्ष्य और थे, मगर जो आगे बढ़ते गए उसमें कांग्रेस अपने लक्ष्यों से भटक गई और बहुत से कांग्रेसी लोगों ने कांग्रेस छोड़ के वो दूसरी पार्टियों में गए। कई लोकदल में गया, कोई जिन्होंने जनसंघ बनाई, कोई स्वतंत्र पार्टी में गए, क्योंकि कांग्रेस ने जो लक्ष्य रखे थे उन लक्ष्यों से भटकती गई और लोग उससे छूटते गए। तो हमारे पिताजी भी 1972 में निर्दलीय चुनाव लड़े। उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी बन गई तो 1980 के बाद हम लोग लगातार भाजपा के साथ हैं और जो भी भाजपा का उम्मीदवार यहाँ से होता है उसका हम लोग सपोर्ट करते हैं। 1980 से ही आपका परिवार जो है भाजपा की सेवा कर रहा है। बिल्कुल। तो किस तरह से, कितना आप इस संगठन को, क्या कुछ दिया इस संगठन ने आपको और क्या कुछ काम आप करते रहे इस संगठन के लिए? मैं तो वैसे पहले सर्विस में था, मगर मेरी मिसेज एमए सोशियोलॉजी में है। उन्होंने 2000 में बाड़मेर नगर पालिका से पार्षद का चुनाव लड़ा था बीजेपी से, थोड़े वोटों से रह गई थी। उसके बाद में तगाराम जी जो एकमात्र विधायक है बाड़मेर विधानसभा के, उनके प्रचार में मेरी मिसेज ने बाड़मेर शहर में घर घर कन्वेंसिंग वाली जो महिलाओं की टोली उसका नेतृत्व किया था और उस समय तगाराम जी रिकॉर्ड 33 मतों से विजयी हुए थे। उसके बाद में जब बीजेपी की सरकार बनी, वसुंधरा जी सीएम बनी, तो मेरे बड़े भाई साहब पद्म किशोर को उस समय उन्होंने नॉमिनेटेड पार्षद बनाया था। और इस प्रकार हम लोग लगातार जुड़े हुए। पहले हम लोग शिव में थे, तो शिव में हम लोग हमेशा बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होता है उसका सपोर्ट करते थे। और चूँकि 2008 के अंदर नई विधानसभा बाईतू बन गई तो हम लोग अब बाईतू में सक्रिय हैं। और हमारा परिवार, चूँकि मेरे पिताजी बहुत बड़े समाज सुधारक अमर राम जी चौधरी उनका नाम है, जो बलदेव राम जी और रामदास जी के साथ रहे हुए। उन्होंने एक बार 3 डाकुओं को अकेलों ने पकड़ लिया था। इस कारण से हमारे इधर कोई डाकू की समस्या नहीं आई। और हमारे इधर शिक्षा का अलग जगह में मेरे पिताजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमारे गाँव में स्कूल नहीं खुल रहा था तो पिताजी 3 दिन तक अनशन में बैठ रहे। तब गाँव के लोगों ने कहा कि हम झोंपा बनाएंगे और एक झोंपे शुरुआत हुई और हमारे इस गांव के अंदर
बाईतू के सिवाय केवल हमारे गांव में 8 स्कूल थी, बाकी आसपास के सभी गांवों के लोग हमारे स्कूल में आते थे। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में और बाकी डाकू उलूम में मेरे पिताजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस कारण से पूरे जिले के लोग और खास तौर से बाईतू विधानसभा का हर गाँव में जो भी पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मेरे पिताजी का नाम बहुत आदर और श्रद्धा से लेते हैं। जी, आपके पिताजी ने, आपने खूब बताया कि किस तरह से वो एक समाज सेवी थे, समाज के लिए उन्होंने कई काम करे, डाकू तक को पकड़ा। बिल्कुल, 3 डाकू हमारे गांव में आए थे, हमारे गांव के पड़ोसी ढानियों में आए थे, उन्होंने वहाँ डेरा डाल दिया था और 3 लोग आए थे घर से सामान घी वगैरह और आटा लेने के लिए आए थे कि हमको आटा दो, जो क्योंकि उन्होंने दोहरे के अंदर वहाँ कैंप लगाया था। तो उनको पिताजी ने तीनों को एक साथ पकड़ लिया था, बाकी लोग भी साथ में थे, फिर बाकी लोग टूट पड़े, उनको पकड़ लिया। उसके बाद बाकी लोग जो 15 ऊँटों पे आए थे उन लोगों ने बाकायदा फायरिंग की, दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी और फायरिंग के बाद उन लोगों को भागना पड़ा था। ठीक है, तो अब जब आप उन गाँव में जाते हैं, आप जहाँ जहाँ आपके पिताजी को लोग आज भी मानते हैं, या अभी भी जब आप जनता के बीच जाते हैं, भाजपा की रैलियों के द्वारा भी, अपने कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच जब जाते हैं, तो क्या कुछ आपको फीडबैक, क्या कुछ रिस्पांस आपको मिल रहा है भाजपा के लिए? मतलब अमरा राम जी का बेटा होने के कारण जिस गांव में मैं जाता हूं, किसी भी समाज या धर्म के लोग होते हैं, हमको बहुत आदर के दृष्टि देखते हैं। भाई आप अमरा राम जी को सुपुत्र हमारे लिए बहुत पूजनीय हो, बहुत बड़ा सम्मान देते हैं और कहते हैं कि भाई आप अगर कोई टिकट लाओगे बीजेपी की तो हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसा कहते हैं कि यदि भाजपा अगर आपको टिकट देती है तो आपको हम फुल सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, लोग हर जगह मुझे ऐसा कहते हैं। जी, मौजूदा समय में जो यहाँ पे विधायक है, जो यहाँ पे कांग्रेस के हैं और वो बढ़ता बाईतू की जो है बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि अब बाईतू वाकई बढ़ रहा है? बाईतू बढ़ने का नाम केवल एक ढकोसला है, क्योंकि बाईतू में 5 साल में कुछ भी काम नहीं हो। आप अभी जिस सड़क से है वो स्टेट हाईवे 40 है, 40 नंबर है, इसकी सड़क आपने देखी होगी, सिंगल सड़क है, जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं और बहुत ही खराब हालत में है। तो ये मुख्य सड़क अगर ऐसी है तो बाकी सड़कें आप देख सकते हो। पानी की समस्या बहुत भयंकर है, बिजली दिन में 50 बार आती है और जाती है, बिजली की समस्या भी ऐसी है। स्कूलें बिल्कुल खाली पड़ी है। आप आए उससे पहले कानोड़ गांव आता है, कानोड़ गांव में 611 बच्चे हैं और उसमें बायोलॉजी और आर्ट्स 2 सब्जेक्ट है और केवल 5 टीचर्स हैं, वो भी 3rd ग्रेड के। तो शिक्षा का उन्होंने सुधार नहीं किया, शिक्षा का बटा बैठा दिया, अभी और स्कूलें क्रमबद्ध कर दी। तो पहले से भी कमी थी और ज़्यादा कमी हो गई। सड़कें बहुत बेहाल है। अब कुछ सड़कें स्वीकृत कर रहे हैं मगर उसमें गुणवत्ता बहुत ख़राब है, क्योंकि आनंद फानंद में कोई काम करते हैं तो गुणवत्ता का ध्यान नहीं रहेगा। और दूसरी, हर तरह से बाईतू पिछड़ता जा रहा है। एक समय था जब बाईतू मुख्य धारा में था और पूरे जिले की राजनीति बाईतू तय करता था, मगर अभी पिछले 5-7 साल से बाईतू की स्थिति बहुत ख़राब है और हर तरह से आतंक का माहौल है, अशांति बहुत है और कोई भी विकास का काम हमको तो किया हुआ दिखता नहीं। आपने आतंक के माहौल की बात की, क्यों है आतंक का माहौल? क्या अपराधियों में अब यहाँ पुलिस को लेकर भय नहीं है? अपराधियों में पुलिस के प्रति कोई भय नहीं। हर समय देखते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं, 1-2 बार यहाँ एनकाउंटर्स भी हो गए हैं फर्जी। इस कारण से क्या है कि लोगों में बहुत भय व्याप्त है और पुलिस का डर लोगों में बिल्कुल रहा ही। क्या कारण रहा है ऐसा? पुलिस न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास अब इसका कारण मेरे हिसाब से हो सकता है पुलिस और नेताओं की मिलीभगत है, तो नेताओं के इशारे पे चलते हैं। नेता चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के इशारों पे चलते हैं तो आम लोग उनसे डरते हैं और आम लोगों को विश्वास नहीं है कि पुलिस हमारा कुछ काम कर पाएगी। इस कारण से लोगों में पुलिस का कोई भय नहीं है। गुंडे लोग बेखौफ घूमते हैं और जो सामान्य आदमी अगर कोई पीड़ित है तो थाने में जाने से डरता है, जाता तो उसका कोई काम नहीं होता है। ये अभी बीते 5 सालों में यह स्थिति है या इससे पहले भी कुछ स्थिति है? पहले स्थिति ठीक थी मगर इन 5 सालों में स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ी है कि हम तो खुद बहुत ज़्यादा डरते हैं कि पता नहीं किस समय क्या हो जाए, क्योंकि गुंडे बेखौफ घूम रहे हैं, पुलिस वाले कभी भी कुछ भी कर देते हैं और बहुत ज़्यादा आतंक का माहौल इस इलाके में फैला हुआ है। अच्छा, यहाँ पर बढ़ता बाईतू में बात की जाती है कि बहुत सारी पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई है, लोगों को घर घर पानी पहुँचाने का यहाँ पर संकल्प लेके जो है कांग्रेस चल रही है। कितनी सच्चाई है इन बातों में? ऐसा है कि पानी की योजना मोदी जी की योजना है, इसको जल जीवन मिशन के नाम से जाना जाता है। जल जीवन मिशन में 37,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने अलॉट किए थे। इस सरकार ने, कांग्रेसी सरकार ने जानबूझकर इस योजना को धीरे धीरे लागू किया और अभी भी लागू कर रहे हैं। तो 9 सीखे ठेकेदारों को काम दिया है, ये काम सही ढंग से नहीं हो रहा। उसमें भी पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से जो उनका समर्थक उसके यहाँ पाइप ले जा रहे हैं, उनका समर्थक नहीं है तो वहाँ पाइप ले जा रहे हैं। बहुत से गाँव में अभी तक पाइप लगे भी नहीं हैं और जहाँ भी लगे हैं वहाँ भी पानी अभी 2-4 गाँव के सिवाय और कहीं भी पानी नहीं आया। इस योजना को 2024 तक पूरा करना था मगर कांग्रेस सरकार की ढिलाई की वजह से योजना पूरे होने में बहुत टाइम लगेगा और इस इलाके के बहुत से लोग अभी पानी की सुविधा से महरूम। आपने 2 बातें करी कि 9 सीखिए ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है और दूसरा आपने कहा कि जहाँ उनके समर्थक नहीं है वहाँ पानी नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। तो 9 सीखिए ठेकेदार से आपका क्या मतलब है? और आप भी उनके समर्थक नहीं है कांग्रेस के, तो क्या आपके घर पहुँचता है पानी? मेरे घर पानी अभी नहीं पहुंचता है। 9 सीख इसलिए कर रहा हूँ, जैसे मान लो किसी बड़े ठेकेदार ने काम ले लिया, उसने
आगे काम दिया तो क्या है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के सपोर्टर लोग कोई भी हैं, भले वो काम जानते हो नहीं जानते हो, मगर राजनीतिक हस्तक्षेप में काम उनको काम दिया हुआ है। वो लोग पता नहीं कैसा काम कर रहे हैं, जब पानी आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि इसमें भी एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी समस्या है और उसमें अगर लीकेज कहीं होगा तो पूरी श्रृंखला टूट जाएगी। इसलिए इस काम को बहुत ही बारीकी से और दक्षता से किया जाएगा, तभी इसका परिणाम आएगा। बाकी पाइप बिछाने से केवल पानी आएगा नहीं। तो जो यहाँ के विधायक के नज़दीक है लोग, उन्हीं को ठेकेदार का काम बिल्कुल, जो लोग सत्तारूढ़ पार्टी के सपोर्टर हैं उनको ही केवल काम दिया जा रहा है। वो लोग काम करते हैं, अगर रेट में नहीं बैठता तो उस गांव का काम अटका हुआ पड़ा। इस कारण से अभी बहुत बड़े क्षेत्र में अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछी है। पानी आने की बात तो दूर। जहाँ भाजपा के समर्थक है, जिन इलाकों में, जिन गाँव ढाणियों से भाजपा को ज़्यादा वोट मिलते हैं, बिल्कुल, बहुत से लोग हमको शिकायत करते हैं कि सर हमारे पाइप नहीं लगा रहे हैं। कई जगह पानी पाइप लगाते हैं, कई बीच में छोड़ देते हैं, कई कहते हैं आप सर्वे में नहीं हो। इस प्रकार कई तरह के बहाने बनाकर बीजेपी समर्थकों को पानी की सुविधा के पाइपलाइन से वंचित रखा जा रहा है। तो फिर आप किस तरह से इनकी लोगों की आवाज़ उठाते हैं, जब क्योंकि आप भाजपा के नेता है, भाजपा समर्थकों को कोई समस्या आएगी तो आपके दर पर आएंगे? हम लोग प्रयास करते हैं, उन जो विभाग के लोग उनसे भी बात करते हैं, वो लोग को सुनते भी हैं, मगर क्या है कि चूँकि सरकारी मशीनरी सत्तारूढ़ पार्टी के इर्द गिर्द घूमती है, उनकी बात ही मानती है, हमारी बात को इतना वजन नहीं देता जितना देना चाहिए था। ठीक है। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बहुत बड़ी घोषणा ये की कि उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, किसानों को 2000 यूनिट बिजली जो है फ्री मिलेगी। चौहटन में भी काफ़ी, यहाँ पर बायतू में काफ़ी लोग जो है किसानी व्यवसाय से जुड़े हैं। किस तरह से यहाँ पर आप देखते हैं बिजली संकट क्या है? बिजली, मेरे खुद के पेट्रोल पंप में मैं देखता हूँ कि दिन में लगभग हर समय जनरेटर चलता रहता है, क्योंकि बिजली आई और गई, आई और गई। और किसानों के बिजली की बहुत बड़ी समस्या। अभी बरसात, अगस्त महीने बरसात नहीं हुई थी तो किसानों को अपने ट्यूबवेल चलाने थे, उसके लिए बिजली नहीं आ रही थी। तो शिव में तो किसानों ने आंदोलन भी किया, उन पर सरकार ने जानबूझकर लाठीचार्ज भी किया। उसके बाद फिर उनके समझौता हो गया, मगर बिजली इतनी नहीं मिल रही। 6 घंटे का सरकार का वादा है, मगर बिजली 3-4 घंटे मिलती है, वो भी रुक रुक के मिलती है। तो क्या है कि बिजली भी समय पे नहीं मिल रही है। जब बिजली मिल नहीं रही है तो 2000 यूनिट या 200 यूनिट का क्या फायदा? बिजली नहीं मिल रही, बिजली मिल ही नहीं रही है। ठीक है। तो बिजली की समस्या आपने एक बताई, पानी की समस्या बताई, सड़कों की समस्या बताई, और शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है यहाँ पर? शिक्षा में सरकार ने बिल्कुल अविवेकपूर्ण तरीके से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के टीचर्स के यहाँ से तबादले कर लिए। आउटसाइडर के सारे टीचर्स यहाँ से चले गए। अब सारी स्कूलें खाली पड़ी है। किसी स्कूल में 3 है, किसी में 4, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बहुत बड़ी कमी है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया कि अभी बहुत से स्कूल क्रमोन्नत कर दिए। तो क्रमोन्नत करने से जो 2-3 टीचर थे उनमें से भी कुछ उस स्कूलों में भेजने पड़े। इस कारण से ये समस्या बहुत बड़ी समस्या होगी। आगे जो भी सरकार आएगी उनको इस गैप को भरने में कम से कम 10 से 15 साल लगने की संभावना है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टाफ चाहिए। क्योंकि हर ग्राम पंचायत में 2 से 3 उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूलें कर दी। इतना स्टाफ उपलब्ध कराना बहुत बड़ी समस्या होगी। तो इन्होंने शिक्षा का बिल्कुल भट्टा बिठा दिया। और इसमें पेरेंट्स अभी तो खुश हो रहे हैं कि हमारे स्कूलें खुल गई, मगर जब स्टाफ नहीं होगा, टीचर्स नहीं होंगे, तो उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता होगी नहीं। तो बच्चे अपना समय भी बर्बाद करेंगे, मगर उनको वो शिक्षा नहीं मिल पाएगी जो उनको कंपटीशन में खड़ा रख सके। तो यदि आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं, जनता आपको समर्थन करती है, भाजपा आपको टिकट देती है, कैसे समस्या को आप हल निकाल सकते हैं? क्या प्लान है आपके लिए? बीजेपी राज में पहले बिजली और पानी की बहुत अच्छी सुविधा थी। लोगों को नियमित रूप से बिजली मिलती थी, पानी बहुत से आता था। मगर इस सरकार ने पता नहीं क्या किया कि बिजली पानी दोनों नहीं आ रहे। और हमारे देवनानी जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि हर स्कूल में पर्याप्त स्टाफ था और स्कूलों की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि बहुत से लोग प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने लगे थे। उनका रिजल्ट भी अच्छा था। मगर इस सरकार ने अविवेकपूर्ण तरीके से स्थानांतरण नीति लागू की। बहुत से लोगों ने इसमें पैसे भी बटोरे और यहाँ के जो बाहर के टीचर्स थे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, उनको सबको अपने जिलों में भेज दिया। यहाँ बहुत बड़ी कमी आ गई, इसलिए शिक्षा का बहुत बड़ा भट्टा बैठ गया है। तो हमारा प्रयास एक तो ये रहेगा कि अगर शिक्षा अच्छी है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो पहला प्रयास होगा कि जो भी शिक्षकों की कमी है उनका प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीचर्स लगवा सकें, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा मिल सके। सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। पहले सड़कें अच्छी थी, मगर इस सरकार ने 5 साल तक सड़कों के बारे में सोचा नहीं। अभी लास्ट में भी सड़कें बना रहे हैं, मगर वो भी मुख्य सड़कों को छोड़ के रोड्स, मतलब गांव की गलियों की या रेवेन्यू विलेज की बना रहे हैं। मगर मुख्य सड़कें जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक आवागमन की अच्छी सुविधा नहीं होगी। अगर आवागमन की अच्छी सुविधा होती है तो व्यापार बढ़ता, व्यापार बढ़ने से रोजगार बढ़ता, रोजगार बढ़ने से पूरा साइकिल घूमता है। तो मेरा ये रहेगा प्रयास कि एक तो शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे और जो मुख्य सड़कें हैं उनका अच्छा निर्माण हो, जिससे क्या है कि आवागमन द्रुत गति से और लोग अपने रोजगार के लिए इधर उधर आराम से जा सके। तीसरा पानी की समस्या का है। पानी की समस्या, जल जीवन मिशन योजना जो मोदी जी की बहुत बड़ी महती योजना है, मेरा प्रयास होगा कि इस योजना को
शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए और उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। और एक मोदी सरकार की बहुत बड़ी योजना है नदियों को जोड़ने की, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि नदियों की जोड़ने के मामले में मैं भी प्रयास करके इस मेरे विधानसभा में अगर नदियाँ जोड़ के लूणी नदी के अंदर अगर पानी किसी और नदी का आ जाएगा तो बहुत बड़ा इलाका हरा भरा हो सकता है, और अगर हरा भरा हो जाएगा तो बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलने से पूरा एक सिस्टम घूमता है, सिस्टम घूमने से रोज़गार मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। क्या आपने पूरे अपने प्लान बताए हर एक क्षेत्र में किस तरह से आप विकास कार्य कर सकते हैं, मगर मुख्यमंत्री गहलोत कहीं ना कहीं इस चुनावी साल में इतनी सारी योजनाएं वो लेकर आए हैं कि उनका ये कहना है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। महंगाई राहत कैंप हो या फ्री इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना हो, उसके बाद इस तरह महंगाई राहत के बाद अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण कार्य हो, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देना हो। ऐसा है कि सरकार कोई भी आती है तो लोगों को बहुत बड़ी आशा होती है। इस सरकार ने भी बहुत से वादे किए थे, बेरोजगारी भत्ते का किया था, किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे और बहुत से वादे किए थे, मगर सरकार ने कर्जे माफ़ नहीं किए। बेरोजगारों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा किया, क्योंकि 19 परीक्षाएं हुई, उनके सबके पेपर आउट हो गए। माता पिता अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं और वो कोचिंग कराते हैं कि वो एग्ज़ाम होगा, वो पास करके और अपनी नौकरी प्राप्त करेंगे और हमको बुढ़ापे में सहारा देंगे, मगर सभी पेपर फेल हुए, सभी पेपर लीक हुए, उससे बच्चों को कोई रोज़गार नहीं मिल सका, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया। और अभी आप कह रहे हो अन्नपूर्णा पैकेट बहुत हल्की क्वालिटी के हैं, उसमें बहुत सी मिलावट पाई गई है। स्मार्टफोन की बात अगर करते हैं तो मैं कई बार स्मार्टफोन योजना के गढ़ा क्षेत्र में गया हूँ, वहाँ देखते हैं कि 90 95 साल की औरतों को मोबाइल के आना पड़ता है और वो दिन भर वहाँ खड़ी रहती है, इंतजार करती है। उनको मोबाइल कईयों को मिलता है, कईयों को नहीं मिलता। उनको पूछते हैं आप मोबाइल को क्या करोगे, तो कहते हैं फ्री में मिल रहा है, ले लेंगे, देखो बच्चे काम में लेंगे तो लेंगे, तो नहीं तो नहीं। तो क्या है कि मोबाइल फ़ोन दिया उससे अच्छा था, अगर सरकार को देना ही था तो अगर सिलाई मशीन देते तो हर घर के अंदर सिलाई मशीन होती, कम से कम वो परिवार अगर अपने खुद के कपड़े भी सिलता तो उनको बहुत अच्छा उसका फ़ायदा मिलता। और मोबाइल तो आजकल जिनके ज़रूरत है उनके पास मोबाइल है, तो ये एडिशनल दिया हुआ कोई फ़ायदे का नहीं है। और इनमें लोग कहते हैं कि हम तो भाई वोट हमारी मर्जी होगी वहाँ से देंगे, मगर सरकार जब दे रही है और पैसा हमारा खुद का है तो हम क्यों नहीं लें। बाकी इस योजना से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई फ़ायदा होगा। और बहुत सी योजनाएँ जो सुना रहे हैं एक्चुअल में उनका कोई फ़ायदा लोगों को नहीं मिल रहा, केवल कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं और इसमें कुछ भी फ़ायदा लोगों को नहीं हो रहा है। इसका गहलोत सरकार को कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता इसमें मिलेगा। जितनी भी योजनाएं सरकार लेकर आई है, आपको क्या लगता है ये योजनाएं सही नहीं है? क्यों और क्यों सही नहीं है? ये योजनाएं आनंद फानन में जारी की गई है, इसमें बहुत से पेंच है, बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ और है, इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, मगर वास्तव में इससे फ़ायदा कुछ है नहीं। क्योंकि फ्री बिजली का कह रहे हैं, बिजली आती ही नहीं। अब जैसे एक और मैं कहूँगा कि बीजेपी सरकार में कृषि अनुदान मिलता था 13,600 रुपये अधिकतम, तो 5 साल के करीब 60-65 हज़ार रुपये होते। इस सरकार ने 3 साल तक नहीं दिए और 1 साल पिछले साल दिए, कुछ लोगों का एक कुछ के नहीं, इस साल और नहीं है। तो मतलब 50,000 रुपये सरकार हर किसान का पहले से मार के बैठी है। उसमें से अगर 1,000-5,000 रुपये का कोई दे भी देगी तो किसान को तो 40-45 हज़ार की चपत ये सरकार लगा चुकी है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने 5 साल तक लगातार उनको अधिकतम अपने खेत के हिसाब से 13,600 रुपये हर साल मिलते थे। इसी प्रकार सहकारी संस्थाओं की बात करूँ, सहकारी संस्थाओं में बीजेपी सरकार में जो ग्राम सेवा सहकारी समिति होती है, जो ग्रामीण विकास की बहुत बड़ी रीढ़ का काम करती है, उसमें बीजेपी सरकार में 1,35,000 रुपये अधिकतम किसानों को मिलते थे अपनी खरीफ की फसल के लिए। इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद वादे किए थे किसानों को कर्जे माफ़ कर देंगे, मगर इस सरकार ने कर्जे माफ़ नहीं किए, उल्टे सहकारी समितियों में सदस्यों का रेंट 40,000 रुपये कर, जो पहले 1,35,000 था 40 कर दिया। तो उससे क्या है कि महंगाई बढ़ने से लोगों को लोन और ज़्यादा मिलना था, मगर मिल रहा है कम। दूसरा क्या है कि किसानों के पहले अधिकतम 1,35,000 तक हिस्सा राशि मिलती थी, इस कारण से उनकी हिस्सा राशि ज़्यादा कटी हुई पड़ी है, जो 8% के हिसाब से कटती है। अभी चूँकि 60,000 रुपये मैक्सिमम मिलते हैं, तो हर किसान के 5 से 7,000 रुपये फालतू हिस्सा राशि पड़ी है। इसके लिए हमने बार बार सरकार से मांग की, कई जगह हमने प्रदर्शन भी किए, मगर सरकार ने भी तो उसका ध्यान दिया। इसी प्रकार जो सदस्य, जिन सदस्यों की मृत्यु हो गई उनकी हिस्सा राशि पड़ी है, किसी की 5,000, किसी 10,000 रुपये, वो भी अभी तक सरकार वापस नहीं लौट। जब कोई सदस्य खत्म हो गया, उसके बेटों या परिवार के सदस्यों ने दूसरी हिस्सा राशि जमा करा दी, तो मृतक सदस्य की हिस्सा राशि सरकार को तुरंत उनके उत्तराधिकारियों को देनी चाहिए थी, मगर उन लोगों ने अभी तक नहीं दी। बहुत से लोग भटक रहे हैं कि हमारे पिताजी की हिस्सा राशि हमको दो, मगर अभी तक नहीं दी। सरकार बिल्कुल असंवेदनशील तरीके से काम कर रही, किसानों की या लोगों की किसी भी समस्या का सही तरीके से ध्यान नहीं दे रही, केवल विज्ञापन करती है, कैंप लगाती है, कैंप में सरकारी लोग बैठे रहते हैं, लोग आते हैं, कुछ नाम दर्ज कराते हैं, मगर एक्चुअल में धरातल पे उनको कोई फ़ायदा दिखता हुआ हमको तो उतना नहीं दिख रहा है। चलिए, इन योजनाओं के बीच में एक बड़ा ही कांग्रेस का कहना है एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो लिया गया है, वो है
नए जिले बनाने का और नए संभाग बनाने का, जिनमें से बालोतरा भी एक नया जिला बना है जिसका बायतू अब हिस्सा है। कैसे देखते हैं नया जिला बालोतरा बनने से विकास कार्य क्या कुछ स्थिति है यहाँ पर? जिले बनाना अच्छी बात है, मगर इस सरकार ने आनन फानन में राजनीतिक लाभ के लिए जिले बनाए। ऐसे क्या है कि न तो इसके लिए कोई बजट की व्यवस्था की, न कोई स्टाफ की व्यवस्था है। अभी छुटपुट स्टाफ लगाया है, तो इसमें क्या है कि सेटल होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आपको उदाहरण दूँ बाटाड़ू तहसील का। बाटाड़ू अभी उप तहसील थी, अभी तहसील बन गई है। पिछले 3-4 महीनों से वहाँ के किसान अपना किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेने के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड का लोन तभी मिलता है जब उसकी ज़मीन रहन हो जाती है। ज़मीन अभी तक रहन नहीं हो रही है, रहन नहीं होने से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमने तहसीलदार और कलेक्टर साहब को निवेदन भी किया, मगर अभी तक वो समस्या हल नहीं हुई और बहुत बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि अभी दोबारा खेती रबी की फसल बोने का समय हो गया है। हर किसान को रबी की फसल के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए वो किसान क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं। इस बार चूंकि नई तहसील बनी है और यहाँ पे रहन का काम नहीं हो रहा है, इस कारण से काम अटका हुआ पड़ा। इसलिए ये बनाया तो था सुविधा के लिए, मगर उससे लोगों को उल्टी असुविधा हुई। लोगों को पता नहीं है कि भाई कौन सा ऑफिस कहाँ पे है। अब बहुत से जिला लेवल का ऑफिस बाड़मेर है, अब वो बाड़मेर में है कि वहाँ बालोतरा चले गए, ये भी कोई स्पष्ट नहीं है। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी असुविधा अभी तक देखनी पड़ रही है। और ये योजना अच्छी होते हुए भी सरकार की जल्दबाजी और अविवेक तरीके से करने से इसका फायदा अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा। योजना अच्छी थी है, मगर आनन फानन में करने की वजह से लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। ये तो बात हुई बायतू की समस्याओं की और आपके जो समाधानों की। अब बात करते हैं थोड़ा सा बायतू की राजनीति को लेकर। पिछले चुनाव की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं आरएलपी के आने से जो है भाजपा थोड़ी जो फैसला था वो भाजपा के पक्ष में नहीं रहा। हरीश चौधरी यहाँ से विधायक बने। क्या कुछ 5 साल आपके पास थे, क्या कुछ विचार किया, किस तरह से आपने पूरा विश्लेषण किया, क्या कुछ कमियां आपको लगी पिछले चुनावों में जिनको इस बार ठीक करके भाजपा इस बार जीत की गारंटी लेती है? पिछले चुनाव में हरीश जी और कांग्रेस ने बहुत बड़े वादे किए थे, बेरोजगारी भत्ते का वादा, किसानों कर्जे माफ करने का और पानी लाने वगैरह का। तो लोगों ने विश्वास किया कि सोचा भाई कांग्रेस को वोट देते हैं, ये बहुत से वादे करेगी, पूरे करेगी। मगर इस सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, किसानों के साथ भी धोखा किया और सभी वर्गों को उन्होंने ठगा। इस कारण से कांग्रेस से लोग 2-2.5 साल में खपा हो गए थे और वो चाहते थे कि नया बदलाव हो। तो उसके लिए उनके पास एक विकल्प था बीजेपी और एक थी आरएलपी। चूंकि बीजेपी राष्ट्रीय दल है और विश्व का सबसे बड़ा दल है, इसमें पूरा सिस्टम काम करता है, इसके प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं। और पिछली बार क्या हुआ था कि हमारे एक बागी किशोर सिंह जी कानूर जो बड़े ठेकेदार हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से खड़े हो गए, तो उन्होंने लगभग 28,000 वोट ले लिए थे। क्योंकि कुछ हमारी एंटी इनकमेंसी थी और कुछ हमारा बागी खड़े होने से हम लोग पिछड़ गए थे, मगर हमने हमारी कमियों को दूर किया। और इस बार हमको भरोसा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी और लोग राष्ट्रीय पार्टी को वोट देना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हमको पूरा भरोसा है कांग्रेस की वादा खिलाफी और कुशासन से तंग आकर इस बार लोग बीजेपी को समर्थन देंगे। और हम लोगों ने यहाँ बहुत से आंदोलन भी किए हैं। बजरी का आंदोलन कहें तो सबसे पहले बजरी का आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया। सबसे पहले कलेक्टर को ज्ञापन दिया, उसके बाद हम लोगों ने एसडीएम ऑफिस बायतू में ज्ञापन दिया, उसके बाद सर्व समाज का मामला होता है वो है। उसके बाद हमारी ये रोड जो है स्टेट हाईवे 40 जो चवा से लगाकर नासना तक है, ये रोड बहुत गड़बड़ स्थिति में थी। हमने इसके लिए बहुत से आंदोलन किए। एक बार तो हमने 20 सूत्री मांगों को लेकर मेरे निवास से लगाकर बायतू तक बहुत बड़ा काफिला निकाला था, वहाँ एसडीएम को ज्ञापन दिया था और बहुत सी मांगों को हम समय समय पर उठाते रहे। इसलिए लोग चाहते हैं कि बीजेपी अच्छा काम करे, इस बार हम लोगों को मौका देने का पूरा। तो पिछली बार जो कोई भी नेता नाराज थे, अब वो संगठन से जुड़ चुके हैं आपके? बिल्कुल आपसी नाराजगी ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं थी। लोगों को लगता है नाराज, और वैसे टिकट के लिए बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र में सही तरीका वही है कि हर आदमी अपना आगे बढ़ने की कोशिश करे। और हमारा ये प्रयास है कि भाई बहुत से लोग टिकट मांग रहे हैं, मैं भी मांग रहा हूँ और भी लोग मांग रहे हैं। हमारी लड़ाई केवल टिकट घोषित होने तक है। जिस व्यक्ति को भी कमल का फूल पार्टी दे देगी, हम सब लोग उसके साथ मिलके उसका पूरा सहयोग करेंगे और बीजेपी को जिताने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बीजेपी इस सीट को आसानी से निकाल लेगी। आपने बजरी माफिया को लेकर भी कहा कि बजरी माफिया हमने इसकी शुरुआत करी, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो आरएलपी है वो लगातार उनका कहना है कि बजरी माफिया को लेकर हम मुखर हैं, हम आंदोलन करते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं। ऐसा है जी, बजरी का आप देख लें, मैंने 14 अक्टूबर को यहाँ से लगाकर हम लोग गए कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर वहाँ धरना दिया दिन भर का, फिर हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद में बायतू एसडीएम ऑफिस में बीजेपी की तरफ से हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद आया था सर्व समाज, तो सर्व समाज में आरएलपी भी साथ थी, सभी पार्टियां साथ थी। सर्व समाज की एक बैठक हुई। एक बैठक होने के बाद अगली बैठक से पहले आरएलपी वालों ने सर्व समाज के साथ धोखा करके अपना अलग से आंदोलन शुरू कर दिया और वहाँ बालोतरा जाके बैठ गए। और उसके बाद में कांग्रेस और
सरकार के बीच में समझौता और उसमें 150-200 रुपये का किसानों को फायदा मिला। तो इस प्रकार ये मामला हमारे उठाया होता है और आरएलपी ने अपने आंदोलन से 1 पैसे का भी किसानों को कोई फायदा नहीं, वो केवल कोई चीज़ हो जाती है कहते हैं हमने कह दे बकर, एक्चुअल आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड में है। आरएलपी के आंदोलन का कोई फायदा नहीं हो रहा है। आरएलपी का जो भी घटना था वो कांग्रेस और सरकार के समझौते में कई ट्रक में 100 रुपये और ट्रैक्टर में 200-250 रुपये घटे थे। आरएलपी कह रही है कि हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया मगर उनके आंदोलन से 1 रुपया भी घटा नहीं। तो अगर आपने आंदोलन किया था तो कुछ आप घटाते, किसानों को राहत देते, तो हम देखते किसानों को कोई राहत नहीं मिली। जबकि मैंने जब पहली बार एसडीएम की मीटिंग हुई थी उसमें मैंने सुझाव भी रखा था कि भाई बजरी माफिया वास्तव बहुत गलत तरीके से काम कर रहे हैं। वो लोग क्या करते थे कि 18 टन की देते थे रसीद और वास्तव में भरते थे 40 टन। 40 टन। तो मैंने एसडीएम साहब के सामने मीटिंग में कहा था कि ये लोग चाहें तो आधी रेट कर सकते हैं क्योंकि बिल तो 18 का दे रहे हैं। तो गैर कानूनी रूप से काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो गैर कानूनी था क्योंकि सरकार के और ठेकेदार के बीच में एक निश्चित मात्रा में संभवतः 15 लाख टन बजरी उठाने का मामला था। इन लोगों ने कम मात्रा का बिल काट के बहुत बड़ी बजरी उठाई है। तो इसमें आम जनता की बजरी आम जनता की है, देश की है या स्टेट की है, उसको उन्होंने बहुत गलत तरीके से उठाया और उसका नुकसान लोगों को हुआ और ठेकेदार ने बहुत बड़े पैसे इसमें मारे, जिसमें क्या है कि कांग्रेस के लोगों के भी हो सकता है उसमें हिस्सेदारी हो, क्योंकि नहीं तो उनके नाक के नीचे ऐसा काम नहीं हो सकता। अब चर्चाएं कुछ इस तरह से भी होने लगी है, जब से ज्योति मिर्धा जी ने भाजपा को ज्वाइन किया है तब से चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। आपको क्या लगता है कि यदि ये गठबंधन होता है तो इससे बायतू विधानसभा क्षेत्र में कितना प्रभाव होगा? गठबंधन होने की संभावना कभी लगती है कभी नहीं है, मगर हमको ये लगता है कि अगर गठबंधन भी होगा तो बीजेपी की विजय में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग राष्ट्रीय पार्टी को पसंद करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी की अपनी पॉलिसी जो होती है वो स्थायी है और वो अपने हिसाब से काम करती है। क्षेत्रीय पार्टियां कभी इधर हो जाती है, उनको उन पे लोग भरोसा नहीं करते और उनकी सत्ता आने की भी कोई संभावना नहीं। तो अगर उनके समझौता भी हो जाएगा तो दोनों कार्यकर्ताओं में आपस में अभी बहुत कटुता है, तो वो कटुता उनकी कभी खत्म नहीं हो सकती और अगर समझौता होगा तो भी उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि जो कटुता एक बार पैदा हो जाती है बहुत कम समय में वापस खत्म नहीं हो सकती। और अगर समझौता कर भी लेंगे तो हमको उससे कोई नुकसान नहीं। हम तो चाहते हैं कि उनका समझौता और लोग हमको एक राष्ट्रीय पार्टी और अनुशासित पार्टी होने का हमको उसका फायदा मिलेगा और हम इसमें विजयी होंगे। इन दिनों किसानों की लेकर भी एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है कि पहले बारिश नहीं हुई तो इस वजह से किसानों ने जल्दबाजी में जो है फसलों को काटा, फिर फसल काट कर रखी थी तो बारिश हो गई तो कटी हुई जो फसल है वो ख़राब हो गई। अब फिर गिरदावरी को लेकर जो किसान है धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के आप नेता होने के रूप से किस तरह से किसानों के बीच जा रहे हैं, कैसे उनकी आवाज़ उठा रहे हैं और वो आपके पास आते हैं तो क्या कुछ आप कोशिश करते हैं? हम किसानों की समस्याएं लगातार उठा रहे हैं और जब हमारे इलाके में जंगली सूरों की, जिसको भंडूरे भी कहते हैं, उनकी और नील गायों की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को लेकर और गिरदावरी और क्रॉप कटिंग को लेकर हम लोगों ने मेरे निवास से बाइतू तक पैदल मार्च किया था 15 सितंबर को और एसडीएम साहब से मिले। तो एसडीएम साहब ने कहा कि भाई गिरदावरी आप लोग अभी ऐप आ रखा है उससे करा लें और क्रॉप कटिंग में करा दूँ। ये स्थिति थी बरसात से पहले की, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम आपके क्रॉप कटिंग करवा देंगे। उसके बाद में बहुत से लोगों की फसलें सूख गई थी, फसलें सूखने से लोगों ने फसल काट ली थी और जब फसल कट के रही तो उसके ऊपर बरसात हो गई तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो हमारी तो मांग रहेगी कि सरकार जल्दी गिरदावरी करा के जो किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। जैसे मान लो जिनके मूंग वगैरह थे, खास तौर से बालोतरा के आसपास इलाके में ज़्यादा मूंग बोते हैं, उनके मूंग काट के रखे हुए थे, ऊपर बरसात हुई कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे भी हमारे इधर भी मूंग मोट जो लोगों ने काट दिए थे उनके सबके खराब हो गए। तो किसानों को पहले तो फसल सूख गई, थोड़ी बहुत फसल थी वो भी नष्ट हो गई बरसात से। तो हमारी मांग रहेगी कि सरकार जल्दी गिरदावरी करा करके और लोगों को मुआवजा दे, क्योंकि किसानों की एकमात्र फसल है अधिकतर हिस्से में, और वो अगर उसमें भी उनको कुछ नहीं मिलता तो किसान अपनी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होने के कारण संभल नहीं पाएगा। उनको संभालने के लिए सरकार को गिरदावरी करा के तुरंत सहायता दे और जो कृषि अनुदान के 13,600 अधिकतम मिलते हैं उनको सरकार को नियमित रूप से देना चाहिए। सरकार ने पिछले साल आधे अधूरे लोगों को दिया था, इस साल अभी तक दिया नहीं। तो किसानों का समस्या हम हर समय उठाते रहते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि अगर सरकार ने समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया तो अगले 5-7 दिन के अंदर हम और बड़ा आंदोलन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। जी, एक मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि भाजपा के तो जैसे चुनाव में कई मुद्दे उनके रहते ही हैं, लेकिन आप एक व्यक्ति के रूप में यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो आपके प्रमुखता से कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप सबसे पहले कि इन्हीं पर मैं काम करूंगा विधायक की कुर्सी पर बैठने के बाद? चूंकि मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, बीकॉम फर्स्ट क्लास हूँ, तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजता है कि हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, या तो नौकरी करेंगे, अच्छा व्यापार करेंगे। तो मेरा पहला प्रयास होगा कि स्कूलों में
अच्छे टीचर्स हो जिससे बच्चे पढ़ सके। दूसरा, आवागमन का साधन अगर सही है तो लोग कहीं भी अपने रोजगार के लिए जा सकते हैं, तो आवागमन साधन सुधारने के लिए वही सड़कें अच्छी करवाएंगे। तीसरा, राजस्थान में पेट्रोल डीजल के भाव पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो हम अगर सत्ता में आएंगे तो हमारा प्रयास होगा कि पेट्रोल की दरें जो राजस्थान में टैक्स है उसको कम करके उसको दूसरे राज्यों के बराबर लाएं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे लोगों को मजदूर मोटरसाइकिल पे जाता है तो उसको पर दिन 400-500 रुपये का भराना पड़ता है, तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। दूसरे, यहाँ के जो पेट्रोल पंप है उनको भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आसपास के राज्यों में भाव कम है, अधिकतर लोग वहाँ से पेट्रोल डीजल भरते हैं, तो यहाँ रोज़गार उनको भी नहीं मिलता। तो प्रयास रहेगा कि पेट्रोल डीजल के भाव पूरे इंडिया में लगभग समान हो, तो ये प्रयास भी रहेगा। उसके अतिरिक्त रोजगार के लिए जैसे मान लो अभी रिफाइनरियाँ शुरू होने वाली है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ खुले, भले ITI वगैरह हो, उसमें जो रिफाइनरी के अंदर ट्रेड है वो ट्रेड शुरू किया जाए। जैसे रिफाइनरी शुरू होने के बाद लोगों की भर्ती की जाएगी, अगर उस ट्रेड में लोग प्रशिक्षित होंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। मान लो प्रशिक्षित लोग बाड़मेर जिले में उपलब्धि नहीं है तो क्या होगा। इसलिए मैं तो आज ही मांग करने वाला हूँ कि भाई जो गेड़ा ITI बन के तैयार हो गई है, मगर उद्घाटन के चक्कर में पता नहीं किस कारण से वो भी बिल्डिंग बन के तैयार है मगर शुरू नहीं हुई है, तो हमारी तो मांग होगी इसको तुरंत शुरू किया जाए और वो ट्रेड शुरू किया जाए जो रिफाइनरी से संबंधित, जिससे क्या है कि बाड़मेर जिले के लोकल लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये थे बायतू में भाजपा से दावेदारी कर रहे त्रिलोक चंद जी चौधरी, जिनका ये कहना है कि यदि भाजपा इन्हें टिकट देती है, जनता इन्हें समर्थन देती है और फिर ये विधायक की कुर्सी पर बैठते हैं तो प्रमुखता से, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा ताकि बच्चे जो है अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके। आवागमन के लिए यहाँ पर सड़कों को ठीक किया जाएगा, और दूसरा इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो रिफाइनरी है वहाँ पर युवाओं को कैसे रोजगार मिले, और इसी के साथ इन्होंने बहुत से मुद्दों पर बताया और समस्याओं के समाधान भी साझा किए। अब आपने पूरे इनकी बातों को सुना, इनके विचारधारा को जाना, समझा और परखा, तो इनके बारे में आपकी क्या विचार बने आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप त्रिलोक जी चौधरी को जो है विधायक के रूप में देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके यस भी आप ज़रूर बताएं, और इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि बायतू के जो मतदाता हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे कि किस तरह के नेता जो हैं क्या क्या उनके बारे में सोचते हैं, क्या कुछ प्लान्स बायतू के मतदाताओं के लिए उनके पास है। और आज के इंटरव्यू में बस इतना ही, हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए नेता के साथ। जय हिंद।